नाज़रीन, आलमी पैगाम पर आप सभी का इस्तकबाल है। मैं आरिफ हसन और आज हम बात करेंगे चीन के बढ़ते असर रसूख की, और वो अपने असर रसूख का इस्तेमाल करते हुए चीन किस तरह से भारत के चारों तरफ या उसके अतराफ में किस तरह से दायरा तंग कर रहा है, चाहे वो इकोनॉमिकली हो, चाहे वो मिलिट्रीली हो, किसी भी तरह से हो, या हत्ता कि अब तो वो हमारे किसानों को और जो हमारी टेक्नोलॉजी है उन सबको मुतासिर करने की कोशिश कर रहा है। कुछ चीज़ें उसने सबके लिए अलाउ कर दी, लेकिन हमारे लिए सिर्फ इंडिया के लिए उसने पाबंदी लगा दी। तो चीन, जबकि हमारा ट्रेड लगातार जो है चीन के साथ बढ़ता चला रहा, बढ़ करके ट्रेन आज की कंडीशन ये है कि 127 बिलियन डॉलर का हो चुका है। चीन के लिए हम इतना बड़ा बाजार भी है। क्या है ये वजूहात, क्यों ये चीन इस तरह से हमारे इर्द गिर्द या इंडिया के इर्द गिर्द, जो भारत के इर्द गिर्द जो दायरा तंग करता चला जा रहा है, इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू रहेंगे जनाब अब्दुल वाहिद हाशमी साहब, जो कि मुतादिद इदारों से जहाँ तक वाबस्ता है, साथ साथ ये अमिटी यूनिवर्सिटी के अंदर रिसर्च स्कॉलर भी हैं। तो भाई साहब, प्रोग्राम में बहुत बहुत खैर। बहुत बहुत शुक्रिया सबसे जी। पहले जैसे मैंने बात की कि चाइना ने हमें खाद देना बंद कर दिया, रेयर अर्थ देना बंद कर दिया चाइना ने, और फर्टिलाइजर की तो बात ऐसी है कि वो सिर्फ उसने इंडिया के ऊपर ही पाबंदी लगाई है। कुछ हमारी जो मैकेनिक, जो हमारी टेक्निकल चीज़ें थी, मशीनें, उनके ऊपर तो 2 साल से बंद पड़ी हैं। तो उसने उसके अंदर एक नया और पेच फंसा दिया कि मैं दूंगा आपको, लेकिन मैं युआन में पेमेंट लूंगा। उसके अंदर 300 इंजीनियर वो उसने बुला लिए हमारे यहाँ से। वो ऐसे इंजीनियर थे जिससे हमारी आईटी सेक्टर मुतासर होगा। जो हमारा एप्पल का यहाँ पर फैक्ट्री लगी हुई है, कंपनी जो फ़ोन बनाती है एप्पल का, वो उसके अंदर बहुत अहम वो थे, माइक्रोसॉफ्ट इंजीनियर कहलाते थे वो। और वो टेक्नोलॉजी लोगों को ट्रेनिंग भी दे रहे थे, अभी वो ट्रेनिंग भी नहीं दे पाए, उससे वो भी हमारा मुतासर हो रहा है। एक तरफ मैं देखूँ मिलिट्री, जैसे कहते हैं हिंदी में, सामरिक दृष्टि से उसको उस तरफ भी घेर रहा है वो हमें। पाकिस्तान उसका एक मजबूत एलाई है ही, वो उसका एक पॉलिसी अपनी है कि वो कभी जंग में नहीं जाता, उसके लिए उसने पाकिस्तान को एक स्पॉन्सर्ड कर रखा है। दूसरी तरफ अब वो इस वक्त में हालत कंडीशन ये हो गई कि बांग्लादेश के साथ मिल करके एयरफील्ड पर भी काम कर रहा, वो बेस जो 1971 से बंद पड़ा था उसे भी एक्टिव करने की कोशिश कर रहा है। श्रीलंका के अंदर जो हमारा हुआ था, उसे हुआ था, वो भी उसने खत्म कर दिया, वहां भी श्रीलंका पहुंच गया। तो ये भारत को इस तरह से क्यों घेर रहा है, क्या वजूहत है इन सब की? देखिए, असल में भारत को नहीं घेर रहा है वो, अमेरिकन इन्फ्लुएंस को घेर रहा है वो। अच्छा। अमेरिकन इन्फ्लुएंस जो साउथ एशिया में है, जी। और उसका जो है सबसे बड़ा जो इस वक्त यहाँ पे है, यानी आप बोल लीजिए कि दुनिया को मौजूदा भारत की क़यादत, पॉलिटिकल लीडरशिप, जी। ये बावर कराने में नाकाम है अभी तक कि हम पियादे अमेरिका के नहीं हैं या हम नहीं बनेंगे। इनके मौजूदा रवैया ऐसे हैं जैसे लग रहा है कि ये जो है अमेरिका का मोहरा बन गए हैं। जब भी अमेरिका कुछ भी ऐसा बयान आता है सख्त किस्म का, तो बिल्कुल भारत जो है सरेंडर मोड में रहता है। मौजूदा क़यादत की बात कर रहा हूँ, तो भारत मुल्क चाइना ही नहीं। तो चाइना को तो ये खतरा है। चीन को ये खतरा लगता है कि भाई अमेरिका क्या अपनी पॉलिसियों को या अपने इन्फ्लुएंस को जनूबी एशिया में बढ़ाने के लिए क्या भारत का इस्तेमाल कर रहा है। और चूंकि दूसरी बात यह है कि जो हम बोलते हैं, जैसे कि आपके साथ एक उसमें जो है डिबेट में बात हुई थी कि भाई ये बुद्ध की धरती है, युद्ध की नहीं है। तो अगर युद्ध की नहीं है, बुद्ध की है, तो हम जो डायलॉग और इसकी बातें तय करते हैं, जैसे कि मैंने आपसे एक प्रोग्राम में जिक्र किया था गुजराल डॉक्ट्राइन का। जी। पता नहीं बीजेपी के लोग उस जो है वो जो सिद्धांत बनाया था उन्होंने विदेश नीति का, उसके बारे में कुछ कुछ जानते भी हैं या नहीं। तो आप बताइए कि जब इन सारी चीजों को आप बालाए ताक रख करके, बिल्कुल ऐसा नहीं कि जो है भाई इंद्र कुमार गुजराल विदेश मंत्री भी रहे भारत के, 90s की जो गल्फ वार हुई थी, इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है बंदे का कि उस दौर के अंदर भारत के लोगों को निकाल के लाना खलीज हाँ, सही बात है। के बेशतर ममालिक से, तो एक बहुत बड़ा ऑपरेशन था। जी जी, सही और बात। उस वक्त जो है भारत को, और आप सोचिए कि उस वक्त जो है वो दौर था कि भारत की पार्लियामेंट के अंदर बाकायदे अमेरिका के खिलाफ करारदादें पास होती थी। जी जी जी। तो उस तरह का डिटरेंस दिखाना, तो एक भारत भारत वो भी था। ऐसा नहीं कि ताल्लुकात बहुत ही खराब थे या बहुत ही अच्छे थे या ये थे। जैसे ताल्लुकात उस वक्त थे, अभी भी भाई अमेरिका जो है किसी का एलाई, खुलेआम इसराइल को आप छोड़ दें तो पूरी दुनिया में किसी का भी दोस्त अमेरिका नहीं है। तो मैंने कहा भी था। चाहे सऊदी अरब हो, चाहे मुत्तहदा अरब इमारात हो, चाहे कोई भी हो, इवन जो नेटो के मेंबर्स हैं, इवन जब यूरोपीय यूनियन को भी अमेरिका छोड़ सकता है, तो अमेरिका जो है, तो वो आप जब भूल जाइए कि भाई। जापान जैसे, जी 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 उसका बिल्कुल। साउथ कोरिया हाँ, जो उसके तो वो वो सब है, जो है बेकार की बातें हैं। उनके बीच में अमेरिका चुनाव की हो भी गया छवि उसमें। वही है कि पूरी दुनिया का कोई भी बाशऊर मुल्क, बाशऊर कौम अमेरिका पर यकीन नहीं करती।
तो वही सूरत हाल मौजूदा भारत की क़यादत ने अपने ताल्लुक से पूरे दुनिया में और बिलखुसूस जनूबी एशिया के खित्ते में कायम कर ली है, जो कि बहुत ही बुरी चीज़ है और इससे जो है इनको अवॉइड करना चाहिए था। अच्छा, तो इसके अंदर यही वजह है कि चीन जो है वर्गलाने में कामयाब हो रहा है। अच्छा, हमारी जो जी, फॉरेन चीन पॉलिसी जो की अगर है आप बात बहुत करें। खतरा है भारत के लिए और हमें समझना चाहिए इसको कि चीन कितना बड़ा थ्रेट है और चीन किस तरह कोशिश कर रहा है। लेकिन हमारी कमियां क्या हैं? हमें अपना मुहासबा भी ज़रूरी है। तो हमारी कमियां ये हैं कि हम सिर्फ डोमेस्टिक पॉलिटिकल गेन के लिए हम अपनी जो है खारिजा पॉलिसी यानी जो वुसअत नज़री थी भारत की, वसी कैनवास में देखने की चीज़ें होती हैं सब। आप उसको बिल्कुल जो है कि हम सिर्फ इलेक्शन जीतते रहें, बिहार जीत लें, यूपी जीत लें, हरियाणा जीत लें, इसी पे पूरा जो है पूरा फोकस करना। तो ये जो है मौजूदा जो सियासी लीडरशिप है हमारे देश की, तो ये बहुत ही अफसोसनाक पहलू है। अभी चीन ने क्या किया, 2014 के अंदर सार्क की आखिरी मीटिंग हुई थी। जी, 2016 में सार्क का मीटिंग होनी थी पाकिस्तान। जी। पाकिस्तान भाई उरी हो गया, हम गए नहीं। हुँ। लेकिन हमने क्या किया, इंडिया का क्या इस पे आप क्या कहेंगे कि इंडिया ने सार्क का कोई अल्टरनेट खड़ा नहीं किया? सारे एक देखिए, तरीके चीन अल्टरनेट खड़ा कर रहा है। मैं चीन वही ने तो, बाकायदे ऑफर दिया है कि सार्क की मेंबरशिप मुझे दो, हम इसको दोबारा से फिर जो सार्क है की ऑपरेशनल। मेंबरशिप नहीं, उसने जी, अल्टरनेट दूसरा बिल्कुल। दूसरा खड़ा कर दिया। बल्कि अब जो है उसने वो उसने वो सार्क के पैरेलल एक फोरम जनूबी एशिया में बनाने जा रहा है चीन। उसके अंदर जी, उसने उनको भी बताइए जो आप। जो साउथ ग्लोबल की जो उसकी कुछ रियासतें जो उससे अलग हुई थी उनको मिला रहा है। पाकिस्तान है, उसमें श्रीलंका है, बांग्लादेश है, वो सारे के आप जितने भी देखिए कि कंट्री हैं, सार्क को जब जो है वो मोदी हम गवर्नमेंट ने, उसने मोदी जब हाईजैक कर पहली लिया। बार 2014 में ओथ लेते हैं, इन्होंने सार्क मेंबर स्टेट्स को बुलाया। मेंबर स्टेट्स के जो भी थे, नवाज शरीफ भी आए थे और जो भी लोग थे, मालदीव वगैरह सारे आए थे। अब आप सोचिए कि उसके बाद अचानक क्या हुआ ऐसा कि आप जो है उसके बाद सार्क वगैरह से आपने, भाई ठीक है पाकिस्तान के साथ रंजिश है ना आपकी, उसको उसको थोड़ा लेकिन तफसील से बात आपकी करूंगा भूटान इंशाल्लाह के भी अगले अगले साथ क्या है दिक्कत, नहीं आपकी नहीं नेपाल के साथ नहीं क्या दिक्कत है, श्रीलंका के साथ क्या नहीं दिक्कत है, ठीक, अफगानिस्तान के साथ क्या है। तो उसमें पूरे सार्क फोरम को आपने, और उसके बाद भारत की मौजूदा क़यादत ने कोशिश क्या की कि हम बिम्स्टेक को ले जाएंगे आगे। अब चीन ने बिम्स्टेक को भी, उसको भी खत्म कर, जी जी जी, उसके टिब्बू से फिर बता रहा हूँ उसको फिर क्या वो है आपके पास नहीं, ऑप्शन? मैं कह रहा आपने सार्क का कोई अल्टरनेट खड़ा नहीं किया। जी। आप ये तो कर सकते हैं जैसे अब चाइना खड़ा कर रहा है, वो इंडिया को बिल्कुल अलग कर दिया। हम्म। इंडिया को छोड़ के सबको उसने बुला लिया, उसका अल्टरनेट खड़ा कर रहा हम्म। है। बिम्स्टेक के जो कंट्री जो मुल्क हैं, हम्म। उसको भी वो अपने साथ खड़ा कर रहा है, जी। उसके अंदर ले गया। तो वो आपके साथ, तो ये तो उसकी अभी उसके ऊपर मैं इसी प्रोग्राम में इंशाल्लाह तफसील से बात करूंगा। लेकिन अभी मैं कह रहा हूँ इस मोर्चे पर भी आप नाकाम रहे हम्म। यहाँ पर। दुनिया को आप ये बावर कराने में भी नाकाम रहे कि ये अटैक जो था, क्योंकि चाहे आप एससीओ देख लीजिए, चाहे आप ब्रिक्स देख लीजिए, या कि सबने ये तो, चाहे क्वाड देख लीजिए, सबने ये तो कहा कि भाई दहशतगर्दी के खिलाफ हम आपके साथ हैं। किसी ने पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं किया, नहीं किया ना जी। उसके अंदर। बल्कि एससीओ में तो ये हो गया, इंडिया का नाम शामिल कर दिया वहां पर। तो इस तरह से जो नाकामियां हमारी बढ़ती चली जा रही हैं, और चीन जो हमारे ऊपर दायरा तंग करता चला रहा है। खासतौर से मैंने भी कहा फर्टिलाइजर का, फर्टिलाइजर उसने बंद कर दिया हमारा। अब फर्टिलाइजर बंद करने से यहाँ पर जो होगा उसकी क्या असरात मुरतब होंगे यहाँ पर इंडिया के अंदर? क्या ये अवाम उस चीज से निकल पाएंगे जो एक झूठ का पुलंदा इनके दिमाग में बसा दिया गया है? भारत अब इन विश्व के अंदर या दुनिया में इतनी बड़ी ताकत है, विकासशील न होकर के विकसित देश बना दिया गया कि भारत के बगैर दुनिया सोच नहीं सकती। विश्व और गुरु हो गए हैं जी। विश्व गुरु हो गए हैं हम, या सिर्फ प्रचार गुरु हैं? और हम्म। इस पे ये प्रचार तंत्र कैसे टूटेगा? क्या उससे पहले ये टूट सकता है कि जब तक के चाइना जिस तरह से हमें घेर रहा, हमारा और ज्यादा कोई नुकसान हो सके? देखिए सबसे बड़ी चीज ये है कि एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं मीडिया ड्रिवन वॉर। अगर हम थोड़ी सी और बैक में जाएं तो जो अमेरिकन स्पेनिश वार थी 1890 की, 1890 के आसपास की, जी। तो वही मीडिया ड्रिवन वॉर थी। अमेरिका को किस तरह से वहाँ की पब्लिक के अंदर पूरे सेंटिमेंट बनाए गए, येलो जर्नलिज्म का जो वार होता है उस दौर में, जिसकी कोशिश की उसको डिस्करेज करने की पुलित्जर वगैरह ने, जिस हम्म, पे पुलित्जर प्राइज वगैरह भी है। हम्म, आप सोचिए कि भारत के अंदर जो मौजूदा सूरत हाल है, हम्म। वो बिल्कुल वही है जो जिसकी ओर इशारा किया आपने कि भाई ये जो है सूरत हाल क्यों आ रही है, हम पर इतनी पाबंदियां। और आप बताइए कि भारत के बारे में पूरी दुनिया जानती है, हमने पढ़ा है बचपन से कि भाई हमारा देश कृषि प्रधान देश है, सही बात यानी है। ज़राअत पर है मबनी, बिल्कुल। मैक्सिमम आबादी हमारी गांव में रहती है। ज़राअत हमारा एक बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट वो है, फैक्टर है। अब आप बिल्कुल। सोचिए कि फर्टिलाइजर और बहुत सारे केमिकल जिसके लिए हम दूसरे देशों पे
एक तरह से डिपेंडेंट हैं। 80% हमारा जी, जी, जी। फर्टिलाइजर चाइना से अब आता आप है। बताइए कि अगर चीन इतना बड़ा स्टेप उठाता है तो भई हमारा क्या होगा फिर? क्या सिर्फ चीन को गाली देने से, स्वदेशी अपनाओ नारा देने से, क्या हम इन सारी सूरत-ए-हाल का मुकाबला कर नहीं, पाएँगे? अभी आपने सौ तो जो आपने बात की, मेरा जो है नहीं, जो जी, आपने अभी बात कही, स्वदेशी नारा, हाँ, वो नारा ही रह गया, बस और चाइना से ट्रेड बढ़ गया जी, $127 बिलियन का, बताइए आप। और हमारा हर साल ट्रेड बढ़ रहा। डेफिसिट है। हाँ, हमारा जो है पूरे का पूरा जो हम चाइना से ले रहे हैं, अगर हम उसको रेसिप्रोकल वे में देखें, तो हमारा जो है डेफिसिट कई बिलियन डॉलर्स का है। हाँ, हाँ, तो उसके अंदर जो है तो फिर हमें देखना ये पड़ेगा कि भाई सरप्लस किसका हो रहा है, कौन आदमी जा रहा है फायदे में। तो सारे के सारे डिविडेंड जितने हैं सारे के मिल रहे हैं चीन को। अच्छा, एक तो ये बात है, अब दूसरी से आगे बढ़ते हैं, अब मिलिट्री की बात करते हैं। जी वो 1971 में जिस पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके, और जो पाकिस्तान को एक उस नज़रिए से हमने अलग कर दिया, बांग्लादेश हमारा हामी रहा जब से 1971 से बना। और उसके बाद अब वो पाकिस्तान, चाइना, अफ़गानिस्तान सब ये एक ग्रुप बन रहा है, और जैसे मैंने कहा एयरफ़ील्ड पर भी काम कर रहा है चाइना, उसके साथ मिल करके जी 1971 का जो बेस है, जी उसको जी जी। एक्टिव कर रहा है। यहाँ जो, ऑपरेशनलाइज हाँ, करने की बातें उसकी चल रही हैं पॉलिसी उधर। चल रही है, उसमें जी एयरफ़ील्ड पे काम कर रहा। जी तो अब उस नज़रिए से भी वो हमें घेर रहा है कि यानी कि मिलिट्रीली, यानी कि जो पाकिस्तान के पहले कहा जाता है पाकिस्तान टू साइड से अटैक कर देगा तो जी इंडिया पर जी कहीं जी। न कहीं, हमने उस चीज़ को खत्म कर दिया 1971 में। इसी तरह खतरा पहले फिर लाख हो रहा, अभी तो पाकिस्तान जो एक ही पाकिस्तान है खाली, देखिए उसको वो अभी स्पॉन्सर्ड कर रहा। आप देखिए इसमें और चाइना कि जैसे अगर हमारे बांग्लादेश को जो एक्टिव कर देगा तो हम कहाँ जाएँगे? सीडीएस है उनका एक बयान आया है, उन्होंने बोला कि चीन, बांग्लादेश और पाकिस्तान का जो अलायंस है ये हमारे लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। अब आप सोचिए कि ये किसी मामूली आदमी ने ये बात नहीं कही है। सीडीएस, जी, तो अगर हमारे अनिल देश चौहान। का सीडीएस बोल रहा है, तो अगर अनिल चौहान ने ये बात बोली है, तो उसको हमारी सरकार कितना सीरियस ले रही है? इतना क्या सीरियस ले रही। आपको लगा मैं मैं उसमें? मैं मैं बताऊँ यानी कितना सिवाय इलेक्शन के, नारेबाजी के, बड़ी-बड़ी, क्या कभी इस पर जो है कोई रिव्यू मीटिंग आपने किसी अखबार में देखा? कहीं आपने देखा कुछ आया बयान कि भई नहीं ठीक है, इसके ऊपर कोई कुछ हो रहा हो? अभी तक जो है सिर्फ वही है कि हम विश्वगुरु हैं, पूरे का पूरा आप इनका एटीट्यूड देख लीजिए, पूरा भई वो कहीं न कहीं से अगर आपने मान लीजिए कि क्लोज़ डोर मीटिंग की है, हमारी तो पॉलिटिकल लीडरशिप ने कुछ और पॉलिसी उसका रिफ्लेक्शन तो हो बाहर, कुछ नहीं हो रहा है वो भी। भाई हम जे बताइए सुनिए आप। सुनिए, दहशतगर्दी के नाम पे हम दुनिया को नहीं समझा सके, किसी ने हमें नहीं माना, किसी ने पाकिस्तान का नाम नहीं नहीं लिया, तो अभी माना न्यूज़। इसलिए नहीं माना है क्योंकि जब आप अपनी शबीह मशकूक बना लेते हैं किसी के व्यूज के अंदर तो फिर आदमी कैसे मानेगा। अब अच्छा इत्तेफाक बार बार नहीं होते हैं। सही बात। अच्छा जी सुनिए, अभी आपने बात की सीडीएस की, सीडीएस की बात को, सीडीएस आप खुद, जी कौन है सीडीएस? जी जी मामूली जी आदमी नहीं, जी उसकी बात को वो नहीं निकाल रहा। जी एनएसए, जी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, उसकी जी बात को नकार रहा, वो कह रहा है कि वो झूठ बोल रहा। मतलब तो उसका ये हुआ, वो कह रहा है हमारा एक शीशा भी नहीं टूटा, ये वेस्टर्न मीडिया का जो है प्रोपेगेंडा है, जी कोई है तो जी। हमें सबूत दो। मतलब अब इससे बड़ा सबूत क्या होगा नहीं कि तो अगर एक भी शीशा नहीं टूटा तो फिर हमारे मतलब बहुत तो ये सारे तजाद मिलिट्री क्या है? मतलब क्या के फिर आप जितने वो बड़े इंटरनली ऑफिसर्स पॉलिटिक्स वगैरह कर हैं। रहे हैं? देखिए मैंने वही बात बताई आपको कि ये आईपीएस ऑफिसर है अजीत डोभाल, ये कोई उस तरह के लोग नहीं हैं। भाई आप गए हैं, जो भी आपको दिया गया, आईबी में थे, यहाँ थे, एक टास्क था। आपका जो माइंड सेट है क्या है? आप ब्यूरोक्रेट ही तो हैं। मेरा कहना वही है कि जो आदमी क्या है कैसा है, जब तक हमारे पास वो मेच्योर पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं होगी। इस वक्त जो मौजूदा क़यादत है नरेंद्र मोदी की, इसके अंदर जो है वज़ीर आज़म ठीक है, जो भी उनका हो रहा है, उन्होंने पता नहीं कितना, मैंने वही बताया कि जब आप सिर्फ चापलूसों को अपने आस-पास रखते हैं, तो सूरत-ए-हाल यही है। आप चापलूस भी आप रखिए, मैंने वही बात बोली कि ऐसा नहीं कि बीजेपी के पास तालीम याफ्ता, काबिल नहीं लोग, नहीं नहीं। फॉरेन पॉलिसी और उसपे नज़र रखने वाले लोग नहीं हैं। लेकिन जब आपकी जो कोर लीडरशिप होती है वो थ्रेट महसूस करती है पढ़े लिखे लोगों से और काबिल लोगों से, तो फिर आप अपने चमचे भरते हैं, चापलूस किस्म के आदमी भरते हैं आसपास। तो ये बिल्कुल हमारे देश के नेशनल सिक्योरिटी के साथ आई एम सॉरी टू से कि उतनी तवज्जो इस मौजूदा हुकूमत की नहीं है जितनी जरूरत है। सीडीएस ने कल क्या कहा? नहीं कल, जितने हमारे पुराने लोग थे जिन्होंने हमारी फॉरेन फॉरेन पॉलिसी और इसको ड्राफ्ट किया है, उनको रिविजिट करने की बहुत जरूरत है। और खास तौर से जो हमारे बड़े बड़े थिंक टैंक्स हैं। उनको और बिल्कुल आप चुनाव के बारे में मत सोचिए, पूरे देश के लोगों को और खासतौर से जो पढ़ा लिखा हमारा भारतीय समाज है उसको देश के बारे में सोचना चाहिए, चुनाव से आगे बढ़ना चाहिए। उसको तो साइड, जी हम उसको हम जी दरकिनार बिल्कुल। कर दिया। सीडीएस हमारे कह रहे हैं कि हमें मिलिट्रीली यही इन चीज़ों की ज़रूरत है, इस बारे में काम करने की ज़रूरत है। जो इलेक्ट्रॉनिक वार है जी इस टाइम, जो जी जी कहलाती है इलेक्ट्रॉनिक फेयर वार है इस वक्त, उसके ऊपर हमें काम करने की ज़रूरत जी है। हमारा सीडीएस कह रहे हैं हमें
सीनियर्स हमें सलाह दे रहे हैं कि आप भारत को अपने दुनिया में रिलायबल, जी। ट्रस्टी दोस्त तलाशने की ज़रूरत है। हुँ। हम अब जितने भी हैं हम जाकर के ये साउथ ग्लोबल कंट्री जो भी हमारे आसपास है, जी, जी, जी। इस एशिया के, हम उसमें तो अलग थलग हो ही गए, कोई हमारे हुँ। साथ ही नहीं है। जी। दुनिया में अलग थलग हो गए, वेस्ट के करीब पड़े हुए हैं, वेस्ट के इस हद तक हम चले गए। वेस्ट वेस्ट हमें जैसे कि धुतकार रहा हो। अब आप देखिए ट्रम्प का मौजू देखिए, ट्रम्प को किस तरह से भारत के हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उनके, उन्होंने किस तरह से इंडिविजुअली एक तरह से, पर उनके पर्सनली बड़े अच्छे ताल्लुकात भई हैं, आप नमस्ते बताइए कि ट्रम्प इस कर दी। वक़्त जो है जब मो और सबसे ज्यादा वही डांट, वही हम आप पर सोचिए रोजाना कि सवाल भारत कर रहे जैसे देश का नो डाउट प्राइम मिनिस्टर मोदी का ये स्टेटमेंट बहुत इफेक्टिव है कि इंडिया इज अ मदर ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, हैं। बिल्कुल ये सही है। इतना बड़ा देश है, इसकी एक अपनी वैल्यू है, अपनी अहमियत है। अब आप अगर भारत का प्रधानमंत्री जाता है व्हाइट हाउस में, ये पहली दफा हुआ है कि अपने किसी असिस्टेंट को यार भेजा उसने, ट्रंप ने, ऑफिस बियरर को, कि जाओ रिसीव करके लाओ। क्या है ये? मतलब एक शख्स जो है अपने घर के, ये आदमी यूएस जा रहा है, भारत का प्रधानमंत्री गया है। आपके पॉलिटिकल डिफरेंसेस क्या हैं वो एक दूसरी बात है। भारत है एक साउथ एशिया का, इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश, दुनिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, उसका हेड ऑफ द स्टेट आपके पास जाता है और आप भेजते हो अपने एक ऑफिस बियरर को मुझे ऐसा लग रहा है कि लेने उसको। तो ये जो है बिल्कुल भारत सरकार को चाहिए था कि इसके ऊपर प्रोटेस्ट दर्ज कराया जाता, और बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट वे में, कि भाई ये क्या है, ये रवैया है मुझे सब। मुझे लग रहा है तो नाजिर ये के, सब जो है चीजें बहुत ही वो हैं, और ये जो जी, है बहुत ही अफसोसनाक हमें सबको पहलू है ये। रिविजिट करने की और इनको रिवाइज जी। का एक तरह से करने की, इनको और फिक्र करने की जरूरत है। और भारत के हमारे प्राइम मिनिस्टर बस अब अवार्ड बहुत ज्यादा ले लिए, अब उनसे जी। उनसे छोड़िए। जो अवार्ड आपको मिल चुके हैं काफी हो गए देखिए अवार्ड अवार्ड अब। वगैरह से आलमी हैसियत तय नहीं होती है। नहीं, वो आलमी हमें कोई खाने हैसियत को नहीं बहुत दे रहा। सारे लोग हैं जिनको अवार्ड्स नहीं मिले हैं, लेकिन आलमी हैसियत है उनकी। तो आप बताइए कि पुतिन को कितने देशों ने दिया अवार्ड? किसी ने भी नहीं दिया। शी जिनपिंग है, कितने देशों ने दिया अवार्ड अपना? नहीं दिया। तो क्या आप बोलेंगे कि उनकी नहीं हैसियत? ईरान के आप देखिए जिस कदर उसका रीजनल से, आजकल वो एक वर्ल्ड प्लेयर है, ग्लोबल प्लेयर है ईरान। उस और पर बात सिर्फ करते हैं वेस्ट अभी एशिया अभी। में ही नहीं, जी, अब आप देखिए कि ब्रिक्स का है मेंबर, एससीओ का है मेंबर, मतलब कितने बड़े बड़े फोरम्स के अभी अंदर वो अपनी से बढ़ा रहा है। तो आप देखिए कि ऐसे ऐसे देश जिनको वेस्ट ने मार्जिनलाइज करके रखा था, नेग्लेक्ट कर रखा था, ये सब कर रखा था, वो अब बढ़ रहे हैं। तो ये दुनिया इतनी बहुत तेजी पाबंदियों के के साथ बदल बावजूद, रही है। दुनिया बदल रही है और इसको जो है हर ऑर्थोडॉक्स लीडरशिप को इस पे सोचना पड़ेगा, गौर फिक्र करना पड़ेगा कि आप सोसाइटी को रेडिकलाइज या पोलराइज कर करके पूरी दुनिया की जो है उसको जो है मतलब एक दुनिया के कायद के तौर पर उभरने के लिए जरूरी है कि आप वसत नजरी और वसत कल्बी पैदा करें। देखिए हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मुझे लग रहा है नाज़िम, वो ये है कि हम इंडिया के अंदर हमने एक ऐसा तबका पैदा कर लिया है कि जो हमारे इस प्रचार तंत्र का हिस्सा बन गया है, वो आपको वोट तो दिला रहा है, लेकिन नुकसान भारत का किस कदर हो रहा है। भारत चारों तरफ से घिरता चला जा रहा है, और हमें अपनी जो पॉलिसीज हैं उनको फिर नजरसानी करने की जरूरत है। एक बार उनको फिर रिविजिट कीजिए, कहाँ खामियां हो रही हैं। फॉरेन पॉलिसी अलग है, इंटरनल पॉलिसी अलग है। हम डिप्लोमेसी हमारी जो है उसके अंदर हम पिछड़ते चले जा रहे हैं। पाकिस्तान, जबकि हम इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है, दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है, तब भी हम पिछड़ते चले जा रहे हैं। पाकिस्तान जो हमारे सामने क्या क्या औकात है उसकी, जब कोई इस तरह की बात आती है उसके साथ तुर्की और चाइना बिल्कुल एकदम शाना बशाना खड़े हो जाते हैं। हम दुनिया की तरफ हम मुंह ताकते रह जाते हैं। हमारे साथ सिर्फ इसराइल के अलावा कोई नहीं खड़ा था। और इसराइल की हैसियत क्या है, और इसराइल के हमें साथ देने के लिए क्या क्या खुमियाजा भुगतना पड़ रहा है, और आगे क्या क्या हमें इसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी, चुकानी पड़ेगी। इस सब पर भी इंशाअल्लाह ताला इस के बाद हम एक एपिसोड के अंदर बात करेंगे। फिलहाल भाई साहब आपको प्रोग्राम में शामिल के लिए तहे दिल से शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो नाज़रीन, इसी के साथ अपने मेज़बान को भी दीजिए इजाज़त। आदाब।